नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बैंगन की फसल को कीटों से बचाएं और अच्छा लाभ कमाएं। गेहूं में खरपतवारों की समस्या और रोकथाम के उपाय। अपने प्रदेश में बैंगन की खेती साल भर बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल में कई हानिकारक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जो कि इस फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए समय रहते इन कीटों की रोकथाम करना जरूरी होता है। तो इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर, जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा। हमारे इधर बिहार में प्रमुख 3 तरह के मुख्य कीट हैं। जैसे बैगन में फली और तना छेदक, बैगन में जो बीटल पाया जाता है, हड्डा बीटल जिसको हम कहते हैं, और जो है आजकल बैगन में जो वायरस जनित बीमारी, जो पत्ता छोटा होकर कुकरा जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, भयंकर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इनको कैसे कंट्रोल करें और इसको निदान कैसे पाया जाए, इसके हेतु हमको शुरू से ही जो है मैनेजमेंट प्रणाली अपनाना पड़ेगा। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट काफी नुकसान पहुंचाता है। ये कीट नए पत्ते और तने में घुसकर अंदर ही अंदर पौधे को खाता रहता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। साथ ही जब पौधे में फल बनने लगते हैं, तब ये कीट फल में छेद कर हानि पहुंचाता है। ऐसे फलों का बाजार में कोई भाव नहीं मिलता। इसलिए आप कैसे करें इन कीटों की रोकथाम, आइए जानते हैं। इसके लिए पहले हम लोगों को जो है बीज शोधन से शुरू करना पड़ेगा। हमारे किसान भाई जो है बीज खरीदने के बाद आप जो है बीज को लगाइए। लगाने के बाद नर्सरी से जब मेन फील्ड में आप लोग जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके पहले जो जड़ है बैगन का, जड़ को पहले दवा जो है इमिडाक्लोरोपिड 3 लीटर पानी में मात्र 1 ml घोल करके जड़ को 15 से 20 सेकंड रखने के बाद मेन फील्ड में लाके लगाइए। इससे क्या होगा, शुरू में जो सादा माछी और जो जैसिड का, जो हरा कलर का जैसिड है, जो आक्रमण होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और 20 से 25 दिन तक कोई भी दवा का आपको छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। बैगन के जो फली और तना छेदक है, इसको लिए फेरोमोन ट्रैप, और जो फेरोमोन ट्रैप बताए, इसमें क्या होगा, जो फली छेदक और तना छेदक का जो एडल्ट है और उसमें ट्रैप हो जाएगा। इसलिए ट्रैप में जो अल्कोहल है और जो है रासायनिक पेस्टिसाइड है, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। इसके बाद हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, आजकल बिहार में जो है ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बताया जा रहा है। तो हम कैसे ऑर्गेनिक खेती करें? ऑर्गेनिक में जो बायोपेस्टिसाइड्स है, जो बायोपेस्टिसाइड है, स्पाइनोसैट, जो बाजार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, ये बायो इंसेक्टिसाइड है। इसको आप जो है 15 लीटर पानी में 5 ml मात्रा से आप घोल करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा दवा जो है इमामेक्टिन बेंजोएट, ये भी बहुत अच्छा दवा है, ये भी कंप्लीट बायो दवा। इस दवा को भी आप घोल करके छिड़काव करने से इसका भी जो मात्रा है 5 ml व 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में 15 दिन के अंतराल में एक बार स्पाइनोसैट, एक बार इमामेक्टिन और शुरू में नीम आधारित दवा का। इससे जो है आपका बैगन का जो तना और फली छेदक, इसका आक्रमण बहुत हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे ऑर्गेनिक के लिए नीम आधारित कोई भी दवा, निम्बिसिडिन हो, नीमाजॉल हो, नीम तेल हो, एचूक हो, कोई भी दवा आप जो है उसको 5 ml 1 लीटर पानी में, इसी हिसाब से 75 ml 15 लीटर पानी में जो नैपसेक स्प्रेयर है, उसको अगर छिड़काव करे, इससे जो चूसने वाले जो हमारे कीड़ा है, जो वायरस जनित
जो हमारे बीमारी आता है बैगन में वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जो चूसने वाले कीड़ा है, जो सादा मक्खी और जो लाही आता है और जो जैसीड आता है, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप, जो योलो स्टिकी ट्रैप का जो हाइट होगा वो जो हमारे पौधे का हाइट है उसी आधा हाइट के समान होगा। जो हमारा सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट हम लोग बोलते हैं सादा मक्खी लाही को, ये तब उस जो येलो स्टिकी ट्रैप है उनमें जाके वो सड़ जाएगा और फिर उधर ही फिर वो उड़ नहीं पाएगा, मर जाएगा। उसके बाद 35 से 40 दिन में एक बार आप जो इमिडाक्लोपिड हम बताए हैं 5 ml पर 15 लीटर पानी में हम लोग इसको घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। एक जो है फ्लूबेंडामाइड जो फेम के नाम से मिलता है, तो ये 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बहुत हद तक आपका फली तना और फली छेदक का आक्रमण कम होगा। और एक लास्ट जो हम बीटल के बारे में बताएंगे, जो शुरू में पत्ता चाट के चला जाता है, उसके लिए आप जो है एक आता है मिक्सचर करके पेस्टिसाइड आता है जो क्लोरोपाइरीफॉस प्लस हाइपरमेथ्रिन जो है नाक के नाम पे मिलता है, 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। तो शुरू में जो आपका बीटल का समस्या पत्ता चाट के चला जाता है, वो जो पत्ता छेद करके जाता है, उससे भी आप बहुत हद तक कंट्रोल मिल सकता है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से पहले तैयार फलों की तोड़ाई कर लें, इसके बाद दवाओं का छिड़काव करें। फसल में दवा के छिड़काव के कम से कम 8-10 दिन तक फलों की तोड़ाई ना करें, क्योंकि इन फलों में भी रासायनिक दवाओं का कुछ न कुछ अंश रह जाता है जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। गेहूं की समय से बोई गई फसलें इस समय लगभग 1 माह की हो गई हैं, जिसमें खरपतवार भी हो रहे हैं। किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि ये खरपतवार ही पहुंचाते हैं। इसलिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे से। देखिए, जो किसान भाई गेहूं की पैदावार अच्छी चाहते हैं तो उनको खरपतवार नियंत्रण पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो गेहूं की पैदावार है वो करीब 20 से 25% खरपतवार के द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके लिए बहुत सारी जो है बाज़ार में दवाएं हैं, और इसमें जैसे सल्फोसल्फ्यूरान प्लस मेटसल्फ्यूरान है, तो ये जो है दवा बहुत ज़्यादा प्रभावी पाई गई है। गेहूँसा एवं जंगली जई आदि पतली पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोप्यूरान 75 WP की 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान की 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP की 33 ग्राम मात्रा अथवा मेट्रीब्यूजिन 70 WP की 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP एवं मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 5 WG की 40 ग्राम मात्रा पहली सिंचाई के बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और आपको ये देखना है कि हम अगर समय से सिंचाई कर लिए तो सिंचाई के बाद ही खरपतवारनाशी का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो ये खरपतवारनाशी का आप उपयोग करेंगे तो वो उतना प्रभावी नहीं होती है। दूसरा, मार्केट में जो आपके पास चाहे वो हाथ से चलाने वाली मशीन हो या बैटरी चालित मशीन है, उनमें 3 बूम नाजल 200 से 250 रुपए के नाजल आते हैं। प्लास्टिक के नाजल हैं, स्टील के नाजल हैं, उसको ख़रीद करके अपने जो पुराना नाजल है उसी में उसको फिट कर देते हैं 3 बूम नाजल को, और जब हम छिड़काव करते हैं तो वो पूरा एकरास
पूरी ज़मीन को कवर करता है, कहीं पे ऐसी जगह नहीं छूटती कि जहाँ पे वो दवा न पड़ती हो। उससे क्या है कि हमारे सारे के सारे खरपतवार जो है ख़त्म होते हैं। और दूसरा, उसमें जो आप 3 लेबर जो छिड़काव करेगा वो 1 लेबर जो है उसको छिड़काव कर सकता है उतना क्षेत्रफल का। तो हमारा ये आग्रह है किसान भाइयों से, और जब भी दवा का छिड़काव करें मौसम खुला हो, क्योंकि अभी जो है कोहरा पड़ने लगता है, अगर प्रकाश नहीं पड़ता है तो जो पौधों में जो खरपतवार में रंध्र हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं वो नहीं खुलते हैं। तो जब वो नहीं खुलेंगे तो दवा जो है अंदर पौधे के नहीं जाएगी खरपतवार के, तो जिससे खरपतवार जो है नहीं मरेंगे। और जब भी जो सॉल्यूशन घोल बनाएं उसमें जब दोबारा दवा इस्तेमाल करें तो उसको किसी अच्छे लोहे का राड न प्रयोग करें, कोई डंडी का प्रयोग करें और उसको बार बार जो है मिला करके, और पहले जो है टंकी के अंदर पानी डालें, आधी टंकी भर लें, फिर दवा डालें, फिर पानी डालें और फिर उसको पूरा मिक्स करके फिर छिड़काव करें, तो उससे बहुत बेहतर जो है परिणाम मिलेगा। और हम किसान भाई से एक और आग्रह करेंगे कि बहुत सारा किसान भाइयों ने टीवी पे देखा होगा कि वो पुआल को अपने जला देते हैं, या जो फसल अवशेष है, गन्ने की पत्तियां हैं या अन्य फसल अवशेष हैं, उसको जला देते हैं। तो हमारा उनसे आग्रह है कि जो किसान भाई अभी बुआई करने वाले हैं, यदि आप पुआल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप पुआल को बुआई से पहले एक जगह इकट्ठा कर लें, और गेहूं की बुआई करने के बाद 1 से 1.5 अंगुल मोटी परत जो है आप पूरे खेत में बिछा दें, और इसमें गेहूं का जमाव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। और खरपतवार, विशेषकर जो फिलरिस माइनर है जिसको गेहूं का मामा किसान बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या गुल्ली डंडा बोलते हैं, इसके जमाव में काफ़ी कमी हो जाएगी। और धीरे धीरे खरपतवार जो है जब पहली सिंचाई करने लगें तो उसमें यूरिया का जो है 30% ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि जब पुआल सड़ने लगता है तो जो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा देंगे तो हमारा, जैसे ही हम सिंचाई करके पहली टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है पुआल डाले रहेंगे या फसल अवशेष डाले रहेंगे, वो जो है उसमें सड़ जाएगा और वो खाद के रूप में काम करेगा। और इसका परिणाम होता है कि जब किसान भाई गेहूं के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो वो फसल हमारी बहुत अच्छी होती है और हमारे जो ज़मीन के जीवांश पदार्थ की मात्रा है वो जो है बढ़ती है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। चिकन खाने के बहुत नफे नुकसान के बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा, लेकिन कड़कनाथ मुर्गी का चिकन खाने के फायदे ही फायदे हैं, इसलिए इसकी मांग बहुत है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एल वर्मा से। कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल जिसमें औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं और ये शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। कड़कनाथ काला चिकन उत्पादक मुर्गी की नस्ल है। इसे काला मासी भी कहते हैं क्योंकि इसका मांस, चोंच, जुबान, टांगे, चमड़ी, खून सब कुछ काला होता है। इस नस्ल के पक्षी स्थानीय वातावरण में जल्दी ढल जाते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये ऐसी नस्ल है जिसका गोश्त खाने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसका गोश्त औषधीय गुणों से भरपूर, कम वसा, प्रोटीन युक्त, हमेशा याद रहने वाला लजीज स्वाद कड़कनाथ से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। कड़कनाथ के वयस्क मुर्गे का वजन, औसत वजन 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है और मुर्गी का 1 किलोग्राम के आसपास वजन होता है और साल में ये 60 से 80 अंडे देती है। कड़कनाथ में 3 प्रजाति के 3 रूप पाए जाते हैं, जिसमें जेड ब्लैक,
जिसमें पूरी तरह इसके पंख काले होते हैं। पेंसिल्ड सेकंड नंबर की इसके मुर्गे का आकार पेंसिल की तरह होता है और गोल्डन कलर जिसमें पंखों के ऊपर गोल्डन रंग के छींटे पाए जाते हैं। कड़कनाथ अन्य मुर्गी की तुलना में इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम पाई जाती है। वसा की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। जैसे अगर कड़कनाथ की बात करें तो 0.73% से 1% तक पाया जाता है, जबकि अन्य मुर्गी की नस्लों में 13% के आसपास से वसा पाई जाती है। प्रोटीन भी दूसरी मुर्गियों से ज़्यादा होती है, 25% के आसपास होती है और लेनोलेनिक अम्ल की मात्रा भी अच्छी होती है। कड़कनाथ मुर्गे के जो औषधीय गुण होते हैं, इनमें खाने से पुरुषों की शारीरिक कमजोरी दूर होती है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही आप एक क्लिक पर कड़कनाथ अपने घर मंगा सकेंगे। कड़कनाथ ऐप का मकसद कड़कनाथ की ब्रांडिंग के साथ साथ आदिवासियों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाना भी है। असल में कड़कनाथ की पौष्टिकता और स्वाद उसे सामान्य चिकन से अलग करते हैं। जहां सामान्य चिकन में प्रोटीन 18 से 20% होता है, तो वहीं कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा 25 से 27% होती है। सामान्य चिकन में फैट 13 से 25% होता है, तो कड़कनाथ में फैट 0.73% से 1.03% तक ही होता है। लेकोनिक एसिड सामान्य मुर्गों में 21% होता है, तो वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा 24% होती है। इसके चिकन में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कैंसर के प्रतिरोधी है। ये तंत्रिका रोगों और होम्योपैथिक दवाइयों में काम में लेते हैं। महिलाओं में गर्भपात, बांझपन, अनियमित मासिक धर्म को रोकता है। अंडे का उपयोग सिर दर्द, डिलीवरी की समस्याएं, अस्थमा, माइग्रेन, गुर्दे की सूजन के रोगोपचार में सहायक है। आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए कड़कनाथ एक गोश्त बेहतरीन दवा भी है। पोषक गुणों में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है जो हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ाता है और इसके प्रोटीन अच्छी मात्रा होती है, इसलिए मसल्स भी इसको खाने से अच्छी बनती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बनारी, जिला गुमला से तेज सिंह मुंडा ने। आप सॉइल टेस्टिंग किट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो तेज सिंह जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कि आप किसान भाइयों, आपको मालूम है मृदा परीक्षण एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य में तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य में। मृदा जांच हम कई जगहों से करा सकते हैं, जैसे कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र हो या जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो लैब होते हैं, जिसे स्टैटिक लैब बोलते हैं, वहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई जागरूक हैं, जो मिट्टी जांच खुद करना चाहते हैं, तो वैसे भी सॉइल टेस्टिंग किट आ चुके हैं बाज़ार में। पहला मैं चर्चा करना चाहूँगा कि एक सॉइल टेस्टिंग किट जिसे मिनी सॉइल लैब कहते हैं, उसकी एक अभी रिसेंटली आया है जिसमें काफ़ी एक्यूरेट डेटा भी रहता है। आप मिट्टी जांच यदि करते हैं उससे, तो उसमें डिजिट के फॉर्म में आपको मालूम हो जाता है कि मान लीजिए 10 की जो फास्फोरस है कि नाइट्रोजन की कमी है, उसमें विस्तृत रूप से पता चल जाता है। इसमें मिट्टी परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण रहते हैं। इसके साथ मृदा परीक्षण मैनुअल रहता है जिसकी सहायता से मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परीक्षण में आवश्यक रसायनों की किट के साथ मृदा परीक्षण के लिए आवश्यक रसायन आते हैं जिस पर बोतल नंबर लिखा रहता है। मैनुअल में बताए गए अनुसार बोतल नंबर का रसायन मिट्टी में मिलाने व एक्सट्रैक्ट करके मिट्टी परीक्षण करते हैं। ये काफ़ी अच्छा इसलिए है किसान भाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो केमिकल्स है उसका नंबरिंग रहता है। नंबर वो मालूम रहता है, विधि जो होती है उसमें रहता है कि मान लीजिए आपको नाइट्रोजन निकालना है मिट्टी में, तो उसमें मालूम रहेगा कि इतने ग्राम मिट्टी आप ले लीजिए, इस नंबर के केमिकल्स को आप डालिए और इतने देर रखिए और फिर उसके बाद रीडिंग आप ले लीजिए। तो इसमें किसी भी तरह की असुविधा नहीं है। कोई भी किसान जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है और थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है, वो अपनी मिट्टी जाँच
कर सकता है मिनी सॉइल लैब के द्वारा। इसके अलावा और भी तरह के बाज़ार में बहुत तरह के सॉइल टेस्टिंग किट आ गए हैं, जैसे हाई मीडिया का भी है, बहुत सारी कंपनियों का है, नाम लेना उचित नहीं है। तो बहुत सारे कंपनियों का सॉइल टेस्टिंग किट आ गया है, उनके द्वारा भी मिट्टी जांच किसान भाई ले सकते हैं। किट से मिट्टी की जांच करने पर मृदा का PHEC यानी कि विद्युत चालकता, कार्बनिक पदार्थ और पौधे के लिए आवश्यक 16 तत्वों की मात्रा मृदा का पता कर सकते हैं। इस किट से लगभग 100 नमूने टेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा नमूने परीक्षण करने के लिए केवल केमिकल खरीदने पड़ते हैं। मृदा परीक्षण एक छोटी समय सीमा के भीतर किया जा सकता है। परीक्षण गांव या पंचायत के पास एक केंद्र में किया जा सकता है। इस किट से सटीक और विश्वसनीय डिजिटल परिणाम मिलते हैं। संचालित करने में आसान है और आसानी से किसी भी अन्य स्थान ले जाई जा सकती है। यूरिया, DAP और MOP की फसल आधारित उर्वरक सिफारिश देता है। किसान की मनपसंद फसलों को शामिल किया जा सकता है। 2 दिनों के परीक्षण कार्यक्रम के साथ के तहत कोई भी व्यक्ति इस किट का प्रयोग कर सकता है। इसकी मदद से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा सकता है और बहुत ही आसान तरीका, उसमें भी हर केमिकल्स का नंबर रहता है। और उसमें क्या है कि मिनी सॉइल लैब और उस सॉइल टेस्टिंग किट में अंतर इतना ही है कि मिनी सॉइल लैब के द्वारा आपको एग्जैक्ट डिजिट के फॉर्म में डेटा मिल जाता है और इनको आपको किसान भाई को करने के लिए कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 दिन या 5 दिन का यदि प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए, जो किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा द्वारा प्रायोजित हो या विश्वविद्यालय द्वारा है, और भी संस्थान इसमें कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके हम मिट्टी जांच आराम से कर सकते हैं और किसान इसको खेत पे बैठे हुए कर सकता है। और ये एक सबसे बड़ी क्या उद्यमता का एक साधन हो सकता है। रही बात इसकी कीमत की, कीमत भी इसकी जैसे मिनी सॉइल लैब की बात है तो मिनी सॉइल लैब करीब 90 से 93 हज़ार के आसपास इसकी कीमत है। और कुछ ऐसे किसान भाई जो जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हमको अच्छे से कार्य करना है, अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य रखना, उत्पादकता बढ़ाना है, वो जो सॉइल टेस्टिंग किट, छोटे सॉइल टेस्टिंग किट है जिसको हमको चार्ट के द्वारा अप्रॉक्स पता चल जाता है क्या चीज़ की कमी क्या चीज़ की अधिकता है, वैसे सॉइल टेस्टिंग किट 2500 से लेकर 4000 तक मार्केट में उपलब्ध है। रांची में भी बहुत सारे जितने भी एग्रो केमिकल्स की दुकानें हैं वहाँ पे उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई जो सॉइल टेस्टिंग किट है या मिनी सॉइल लैब है, उसके लिए जैसा मैं पहले बताया कि उसको अनुदान के रूप में भी अभी दिया जा रहा है। जो मिनी सॉइल लैब दिया गया और इस बार भी कुछ मिनी सॉइल लैब झारखंड में सभी जिलों में वितरण किया जाएगा, वो 100% अनुदान पे है। तो जो कृषक भाई प्रशिक्षण प्राप्त किए उनको मिल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।